हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 12 एटम्स एनसीईआरटी क्लास 12th का। तो कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपकी किसी भी तरह से मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट बता के या जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनको मैं आपको जो है बता पाऊँ, शेयर कर सकूँ आपके साथ। और कुछ ट्रिक्स अगर मुझे याद आ गई बीच बीच में तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिएगा, जो फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज में मेंशन कर रखा है जे थॉमसन। बार बार आपने देखा होगा कि एक लाइन जो है जे थॉमसन के ऊपर बार बार मेंशन की गई है। तो जे थॉमसन ने क्या किया है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, और सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे कि जे थॉमसन ने ही प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो जो है आपके एटम का दिया था। तो एटम की बात करेंगे हम, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो आपके बिखरे हुए हैं यूनिफॉर्मली। यानी कि अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास अगर एटम है, तो एटम में मान लीजिए कि ये आपके पास वॉल्यूम बन रहा है, तो 3 डायमेंशनल फिगर स्फीयर कंसिडर करके चलिएगा। तो ये स्फीयर आपने अगर 1 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का, जितने का भी कंसिडर कर लीजिए, अगर इसमें कंसिडर कीजिए कि आपके 3 न्यूक्लियन हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं न्यूट्रॉन्स। तो अगले जो आपका स्फीयर होगा जिसकी रेडियस आपने इसकी जितनी मानी थी उतनी, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो अगले वाले में भी 3 होंगे। यानी कि इसने चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन को, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडर कर लिया, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं। उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे जे थॉमसन ने मेंशन नहीं किया है। तो जे थॉमसन की 2 कंट्रीब्यूशन रही, एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी रही और दूसरा कौन सा मॉडल रहा? प्लम पुडिंग मॉडल रहा। और प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर भी जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट पेज में मुझे इम्पोर्टेंट लगा है, क्योंकि जे थॉमसन का यहाँ पर 2 बार जो है नाम मेंशन किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है एक, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेंशन है कि ये जो मॉडल है जे थॉमसन का, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि ये लिमिटेशन बताई गई है जे थॉमसन की, क्योंकि पहले मॉडल की कुछ कमियां होंगी तभी दूसरा मॉडल डिस्कवर या दूसरे मॉडल पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये नहीं बताया गया कि कुछ जो एटम्स हैं या कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ या पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वही एमिट क्यों करती हैं। जे थॉमसन ये हमें नहीं बता पाए। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल जो हमारे पास आया, ये लिमिटेशन ही है आपके जे थॉमसन की। और नेक्स्ट मॉडल जो है जिसको ओवरकम किया है जे थॉमसन को, की लिमिटेशन को जिसने कम ओवरकम किया है, वो है आपका रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो अब हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, और इसका जो साइंटिफिक डिस्प्लेसमेंट है या एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो है आपकी रखी गई है यहाँ पे गोल्ड फॉयल। तो ये गोल्ड फॉयल, और गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस है वो देख लीजिएगा कितनी रखी गई है, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि बहुत ही पतली, बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल ली गई है। अब ये थिन लेने का भी एक रीज़न है। थिन लेने का ये रीज़न है कि जो भी चीज़ें यहाँ से हम गोल्ड फॉयल के ऊपर डालेंगे तो हर एटम गोल्ड फॉयल का उससे इंटरेक्ट करेगा, थिन होगी तो इंटरेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज़ मान लीजिए आपने बहुत मोटी सी गोल्ड फॉयल ले ली, तो वो कुछ भी आप डालेंगे तो ये भी हो सकता है कि बीच में वो मटेरियल या बीच में वो रेडिएशन, बीच में वो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपने थिन ही लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें क्या किया गया है कि आपने क्या किया है, यहाँ पे बिस्मथ का डब्बा ले लिया, उसमें एक होल कर दिया जो है, और बिस्मथ जो है यहाँ पे मटेरियल जो लिया गया है उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल आपके निकलेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलते कब हैं? याद रखिएगा, अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा बीटा गामा न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रदरफोर्ड ने नहीं किया था। रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे या
उन्होंने किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था जीजर मार्सन ने। तो ये यहाँ इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट इस नाम से भी आ सकता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर ये भी आपके इस नाम से भी आ सकता है कि जीजर मार्सन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को बताइए। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जीजर मार्सन रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट ही है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप या तो इस तरीके से शो कर सकते हैं कि यहाँ से आपने बिस्मथ एलिमेंट ले लिया, बिस्मथ एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल आपके निकल रहे हैं, गोल्ड फॉयल पे डाले हैं, गोल्ड फॉयल में से क्रॉस करके मैक्सिमम पार्टिकल सीधे चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर उधर मूव कर जाएंगे, स्कैटरिंग हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, दिस इज़ योर स्क्रीन। यहाँ से पता लगा पाएंगे आप कि ये अल्फ़ा पार्टिकल गए कहाँ हैं। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ जाके टक्कर मार गया, इस पॉइंट पर टक्कर मार गया, तो ये जो आपका डिटेक्टर है, ये जो आपकी स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड की है। तो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जो है स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पर आपको अलग से एक प्रेजेंस दिखा जाएगा। ये जो डिटेक्टर है वहाँ पर आपको एक प्रेजेंस शो कर जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा मोस्टली पार्टिकल्स जो हैं किस पोजीशन पर डिटेक्टर पे फॉल आउट कर रहे हैं। तो गोल्ड को क्यों लिया गया? गोल्ड का एक रीज़न ये भी है कि बहुत मेलिएबल मटेरियल है, यानी कि आपने देखा होगा गोल्ड से ज्वेलरीज बनती हैं। तो गोल्ड को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, और आप ये भी देखा होगा बहुत पतली थिन शीट्स जो है मेलिएबल सब्सटेंस की ही बनती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे गोल्ड को हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दी है, तो इस वजह से हमने गोल्ड को लिया है। तो यहाँ पे आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में दो जो है डायग्राम्स दिखा रखे हैं, तो दोनों डायग्राम्स में से किसी भी एक डायग्राम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी डायग्राम आपका इजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया है आपने, अल्फ़ा पार्टिकल्स आने दिए हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स कौन था? आपका बिस्मथ था। अल्फ़ा पार्टिकल आपके यहाँ से आ गए, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दी हैं, स्लिट्स लगा दी हैं। ये जो है लेड की ब्रिक्स क्यों लगाई हैं? लेड की ब्रिक्स इस वजह से लगाई हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो यहाँ से जो जाएगा आपका, इधर से चला जाए या इधर से चला जाए, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी ये लेड की जो ब्रिक्स हैं आपकी। अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आएगा, तो ये आपके जो है गोल्ड फॉयल पे गिर गया। आपने ये देखा होगा, ये दो जो है बॉक्सेस लगा रखे हैं। तो फॉयल को जो है बुक में इस तरह से नहीं दिखा रखा कि हवा में लटक रही है, तो इसी तरह दिखा दिया कि दो ब्लॉक्स के बीच में आपने ये लगा रखे। तो ये कुछ ज़्यादा ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी लाइन जो है वो गोल्ड फॉयल है। इसमें से यहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो हैं किसके ऊपर गिर गए हैं? आपके डिटेक्टर के ऊपर गिर गए हैं। और डिटेक्टर के ऊपर जब गिरेंगे तो उनको जब आप देखेंगे तो किसकी हेल्प से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। और डिटेक्टर पे जो स्क्रीन लगी हुई है, जो एलिमेंट की कोटिंग की गई है, वो है आपका जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है अलग तरह का केमिकल रिएक्शन करेगा। जब अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर गिरेंगे तो यहाँ पे आपको अलग तरह का इल्यूमिनेशन जो है शो हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगी? तो पहली बात तो जो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा था? एटम की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हो रहा था। क्या किया रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने अभी मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल डाल दिए गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब ये देखना है कि रदरफोर्ड की जो आपके एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स जो निकले हैं, वो रिजल्ट्स क्या क्या निकले हैं। तो रिजल्ट्स में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मोस्ट ऑफ द जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर गए हैं, थ्रू द कॉइल पास हो गए हैं। तो कॉइल फॉइल जो है पास हो गए हैं। फॉइल बहुत बारीक ली थी ना, बारीक ली थी, तो आपके मैक्सिमम सीधे निकल गए। अब सोच के देखिएगा, कोई भी बंदा कोई भी पार्टिकल सीधा क्यों निकलता है? इसका मतलब बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो इसका मतलब आपके एटम में मैक्सिमम जगह खाली है। ये गोल्ड फॉइल ने जो है रदरफोर्ड ने पता लगा लिया। उसके बाद जो है ये बताया गया यहाँ पे कि 0.14% जो है वो 1 डिग्री से या 1 डिग्री या 1 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर गए हैं, स्कैटर कर गए हैं, मुड़ गए हैं। अब ये मुड़ क्यों गए? क्योंकि जो आपका गोल्ड का एटम है, उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिवली चार्ज
हैवी पार्टिकल के पड़ोस में से आप निकालने की कोशिश करें अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल पे है +2 चार्ज, तो ये +2 वाला जो चार्ज है आपका, वो हैवी न्यूक्लियस गोल्ड का जो है उसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, हिला देगा। तो कितने डिग्री से आपके मूव कर गए हैं, 1 डिग्री से या फिर इससे थोड़े से ज़्यादा, कितने परसेंट, 0.14%। आपका यूँ मान लीजिएगा कि 8000 में से, यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपकी बुक में, 8000 में से सिर्फ एक जो हीलियम का एटम है, यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस है जिसको अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं, वो जाके 90 डिग्री से स्कैटर कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम जा रहे हैं सीधे सीधे, यानी कि जगह खाली है, कुछ थोड़े से मुड़ गए, इसका मतलब वहाँ पे कुछ है, और एक आधा ही हज़ारों में से ऐसा है जो 90 डिग्री से या ज़्यादा के एंगल से स्कैटरिंग दिखा रहा है। इसका मतलब जो उनको मोड़ने वाला चीज़ है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, उसका साइज़ बहुत छोटा है। तो ये जो है हमारे यहाँ पे निकल के आया है, आउटपुट रिजल्ट्स निकल के आए हैं विद द हेल्प ऑफ योर रदरफोर्ड। या फिर ये याद रखिएगा, ये देखिएगा बुक में बार बार नाम जो है लिखा गया है, जिजर मार्सन एक्सपेरिमेंट। तो जिजर मार्सन को भी मत भूलिएगा, हर जगह रदरफोर्ड कह रखा है, लेकिन जब आप ये देखेंगे इन ब्लू बॉक्सेस में तो वहाँ पर जिजर मार्सन मेंशन किया गया है। तो दैट इज़ द ट्रिक, आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, कई बार बच्चों को धोखा हो जाता है कि आके देखते हैं कि ये तो रदरफोर्ड ही पूछ रखा था। उसके बाद इस को थोड़ा सा ध्यान ग्राफ के ऊपर भी दे दीजिएगा। ग्राफ में ये दे रखा है स्कैटरिंग एंगल। अब थोड़ी देर पहले बात हुई है कि स्कैटरिंग एंगल तो बहुत ज़्यादा कम था, और यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा है कि ये नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितने डाले और स्कैटरिंग कितने की हो रही है। तो एंगल तो दे रखा है यहाँ पे, और ये दे रखी है आपको यहाँ पे स्कैटरिंग। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है कि नंबर थे बहुत ज़्यादा, नंबर बहुत ज़्यादा थे तो इसका मतलब वो निकल गए सीधे। अगर सीधे निकल गए तो इसका मतलब ये है कि लगभग 0 डिग्री जितना एंगल उनका बन रहा है। उसके बाद हमने कहा था सिर्फ 1 डिग्री से 0.14%। तो आप जैसे जैसे अ, जो है नंबर देखेंगे पार्टिकल्स का, कि अल्फ़ा पार्टिकल कौन से वाले थे जो 90 डिग्री पे चले गए, तो 90 डिग्री लगभग यहाँ पे कहीं आएगा। तो 90 डिग्री पे तो आपका यूँ मान लीजिएगा कि 8000 में से एक गया था। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हज़ारों में से, लाखों में से जब जाके एक आधा पार्टिकल ऐसा होगा जो कितनी डिग्री से चला जाएगा, 180 डिग्री से चला जाएगा। तो डिटेक्टर ने ये डिटेक्ट करके दिखा है। तो जहाँ पे आपको बहुत सा डिटेक्टर में, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मान लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल गया कि जमघट लग गया है पार्टिकल्स का, पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो ये पार्टिकल का नंबर हमने काउंट करके रख दिया, और ये एंगल कितने का मान लिया, अप्रॉक्सीमेट 0 से, और थोड़े से माइनर एंगल्स मान लिए। हमने फिर देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर काउंट कर लिए, फिर ये देख लिया कि पार्टिकल को सीधा जाना चाहिए था, पार्टिकल ये कितने का एंगल बना रहा है, तो ये थीटा आपका स्कैटरिंग एंगल है। तो इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन से ही डिटेक्टर पे जो जिंक सल्फाइड लगा हुआ था वहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने पार्टिकल्स कहाँ कहाँ चले गए हैं। तो गोल्ड फॉयल हमने थिन क्यों ली थी, हम पहले ही बता चुके हैं। हम नहीं चाहते कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो एब्सॉर्ब हो जाएं, हम ये चाहते हैं हर अल्फ़ा पार्टिकल हर गोल्ड एटम के साथ इंटरेक्ट करे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ये देखा कि जो आपका गोल्ड का न्यूक्लियस है वो अप्रॉक्सीमेट 50 टाइम्स हैवियर है एज़ कंपेयर टू द अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसका मतलब गोल्ड वाला जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, और आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो उसको थोड़ा सा डेविएट करवा देगा, अपने तरफ आने नहीं देगा, क्योंकि हैवियर भी है और ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है वो। उसके बाद यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये रहा आपका गोल्ड का न्यूक्लियस का चार्ज Z में E, और ये 2E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज को। तो एक चार्ज पॉजिटिव ये, एक चार्ज पॉजिटिव ये, इनके बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर जाएगी। अब ये जो आपकी मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो किस पे जो है डिपेंड करेगी, ये कॉन्टीन्यूसली चेंज हो जाएगी जैसे जैसे जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरफ चेंज करेगा, मूव करेगा, आपके जो अल्फ़ा पार्टिकल है मूव करेगा आपके न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि गोल्ड फॉइल की तरफ। तो इस चीज़ को भी देखिए, अब हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे एक
बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट हमें गिवन है। तो ये आप ये देखिएगा, पहले इस फिगर को समझ लीजिए कि ये फिगर क्या कह रही है। ये है आपका गोल्ड का न्यूक्लियस, और ये रहा आपका, यहाँ से आपके पास आ रहे हैं आपके अल्फ़ा पार्टिकल। लेट अस कंसीडर ये जो फर्स्ट वाला अल्फ़ा पार्टिकल है, ये आपका बिल्कुल सिधाई में है आपके गोल्ड के न्यूक्लियस के। तो बिल्कुल सिधाई में हो जाएगा, तो ये बेचारा यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर इसको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है। और बाय चांस मान लीजिए कि न्यूक्लियस नहीं है, अड़ोस पड़ोस में आ गया, चलो सेकंड पार्टिकल की बात कर लेते हैं, इसको दूसरी वाली बात को सेकंड पार्टिकल से समझा देते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड अल्फ़ा पार्टिकल। सेकंड अल्फ़ा पार्टिकल सीधा सीधा टारगेट के सीध में नहीं आया, वो यहाँ आ गया, कंसिडर कर लीजिए। तो अगर वो यहाँ आ गया, आप ये देख रहे हैं बेंडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद देख लीजिएगा कि ये लेट अस कंसीडर, ये हो गया आपका थर्ड पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल कंसिडर कर लीजिए कि ये वाला है, ये आपका थर्ड पार्टिकल है। आप ये देख रहे हैं इस बेंडिंग के कंपैरिजन में ये बेंडिंग ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल का डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस के सिधाई में नहीं है, ये जो है आपके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, आप जैसे जैसे इस डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो आपका स्कैटरिंग का एंगल है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये जो बी है, इस डिस्टेंस को आप बी से इंडिकेट करते हैं और इसको नाम दिया जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर आपके पास ओरिजिनल यानी कि जो बेस लाइन है, जो सीधी सीधी स्ट्रेट टारगेट पे जा रही है, उस टारगेट वाली लाइन के बीच में और हीलियम के पाथ के बीच में, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है उसके पाथ के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा कम होगा, स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। बी को कम कीजिए, बी को कम करने का मतलब है कि आप सीधा टारगेट पे पार्टिकल को डाल रहे हैं, टारगेट पे सीधा पार्टिकल को डालेंगे तो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल आपका यूं का यूं रिबाउंड भी कर सकता है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, बी की वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो आपकी ये देखिए ये वाली स्कैटरिंग हो जाएगी। तो बी की वैल्यू, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये बताया गया है कि अल्फ़ा पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा है। दूसरा जो है, इस बात पे भी डिपेंड करते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बी के ऊपर तो डिपेंड करेगी ही करेगी बात, ऊपर से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से अगर आप पार्टिकल्स को डालेंगे तो डाइवर्जेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो और स्कैटरिंग कहिए ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये पता कर ही लिया कि इम्पैक्ट पैरामीटर को कम कीजिए, रिबाउंडिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। रिबाउंडिंग का मतलब है स्कैटरिंग हो जाएगी कितने से, 180 डिग्री के एंगल से। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की जो शुरुआत की गई है वो इस तरह से की गई है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपके सर्कुलर ऑर्बिट में। तो कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है तो घूमती हुई चीज़ के ऊपर हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। तो ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रखी है mv² में r। और ये घूमती हुई, बाहर से आपने कोई इलेक्ट्रॉन को जो है आप रस्सी से तो घुमा नहीं रहे, वो बेचारा अपने आप ही घूमे जा रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई और फोर्स भी काम कर रही है। तो ये जो फोर्स रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे, वो की गई है आपकी कूलम्स फोर्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है उनके बीच में एक फोर्स है, तो ये जो कूलम फोर्स है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमा रही है। तो दोनों आपने इक्वल एंड अप इक्वल कर दिए यहाँ पे। तो 1/4πε0 e² r का स्क्वायर। अब यहाँ पे e का स्क्वायर क्यों मेंशन है? e का स्क्वायर इस वजह से मेंशन है क्योंकि हम न्यूक्लियस में भी कंसिडर कर रहे हैं कि एक ही प्रोटॉन है, और हम एक ऐसा एटम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H11। तो H11 आपके पास आ गया है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन के केस में आप यहाँ पे ये लगाएंगे इक्वेशन कि e का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ पर z मेंशन नहीं है, तो अगर z होता तो आप इसको हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी ले सकते थे। तो अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हम z क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ z नहीं होना चाहिए, कहीं आप एग्ज़ाम में पुट कर दें, क्योंकि सारा जो आपका चैप्टर है ना, ये सारा का सारा बोर थ्योरी के ऊपर
अभी रदरफोर्ड पढ़ी है ना हमने, अभी हम पढ़ेंगे कि बोर ने क्या दिया था। तो बोर के ऊपर डिपेंड है, और बोर ने जिस एलिमेंट पे स्टडी की है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो पिछला इक्वेशन थी ना, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली। तो ये आप आर की वैल्यू को याद रखिएगा, चाहे तो अभी याद कर लीजिए, नहीं तो अगले पेज में भी आएगी, अगले पेज में भी आएगी, हर बार पेज पलट पलट के देख लीजिए। तो कोई बड़ी मुश्किल तो है नहीं। एम वी स्क्वेयर अपॉन आर था, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर अपॉन आर का स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा, आर की वैल्यू आपकी आ गई है। तो नेक्स्ट जो है हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। तो ये कहाँ से निकलेगी हमारी, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, वी को ऊपर उठा के ले जाइए, या फिर एक काम बढ़िया आप और भी कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर को ही उठा ले जाइए यहाँ पे, और इस आर को इधर ले जाइए, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए, सिर्फ हाफ ऐड कर दीजिएगा। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की। तो घबराना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पूछ भी ली तो आप रेडियस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपको कि क्या था, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। तो अब ये देखिए, यही तो लगा रखा है, एक चार्ज ई था, दूसरा भी तो ई था, तो Q1 Q2 ई हो गए, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आर ही है। तो ये कोई नई फिजिक्स तो आप पढ़ नहीं रहे, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो के Q1 Q2 अपॉन आर। तो कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा ऑलरेडी जो आपको पढ़ाया गया है, अ, आगे जो फॉरवर्डिंग जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं के रिजल्ट बार बार पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे पिछला रिजल्ट याद कर आना है आपको, तो पिछली नॉलेज बहुत काम आती है। टोटल एनर्जी पूछ रखी है, टोटल एनर्जी पूछ रखी है, तो काइनेटिक प्लस में क्या कर दीजिएगा, पोटेंशियल कर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऊपर निकाल दी, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर निकाल दी, लेकिन तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे जो आपके पास है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी गई नेगेटिव, क्योंकि अगर फोर्स अट्रैक्टिव होती है तो पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी आपकी नेगेटिव। तो ये आपके पास हो गई नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। वैसे तो हम तो ऐड ही कर रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव है तो इसमें हमारी क्या गलती है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, यानी कि टोटल एनर्जी हमारी आ रही है नेगेटिव। और टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को किसी ने बांध रखा है, पकड़ रखा है। इसका मतलब फोर्स कैसी लगी हुई है इलेक्ट्रॉन पर, आपकी अट्रैक्टिव फोर्स लगी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब बाउंडेड स्टेट के अंदर पार्टिकल है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है आपका दो तरह का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जब भी स्पेक्ट्रा की बात हो, एटम की हो, तो यूँ नहीं है कि आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो तीन फॉर्म में होता है, तीन स्टेट्स में आप ले सकते हैं, या तो वो सॉलिड होगा या वो लिक्विड होगा या गैस होगा। सोच के देखिएगा, किसी एटम को मुझे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो सबसे ईजी कौन सी वाला मीडियम है, गैस में रखूँ, लिक्विड में रखूँ, सॉलिड में हूँ, आसानी से किस एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकते हैं, सबसे आसान है गैसियस फॉर्म में लीजिए। गैसियस फॉर्म में वो एटम फॉर्म में होगा, सिंगल सिंगल होगा, उसको अगर मैं एनर्जी दे दूंगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली क्या कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करें तो एटॉमिक गैस या वेपर्स कंसीडर करने हैं आपने, चाहे आपने सोडियम स्पेक्ट्रा पढ़ना हो, चाहे आपने हीलियम पढ़ना हो, और उसको किस पे रखना है, लो प्रेशर पे रखना है। अब इसको क्यों कहा गया है कि लो प्रेशर पे, आप गैस को करो हाई प्रेशर पे, कंप्रेस्ड करो, वो गैस लिक्विड ना बन जाएगी, और लिक्विड को फिर प्रेस कर दो आप, वो सॉलिड ना बन जाएगी। तो गैस को गैस रहने दो, गैस को गैस कब रहने दोगे, जब वो क्या कौन से प्रेशर पे होगा, लो प्रेशर पे होगा। तो इसी वजह से हमने लो प्रेशर पे रखा है। तो अब एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, यहाँ देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, गैस जो है गैस फॉर्म में हमने एलिमेंट को ले लिया, लेने के बाद क्या कीजिएगा, आप उस पे लाइट डाल दीजिएगा। अगर आप उसके ऊपर लाइट डालते हैं, लाइट मत डालिए या हीट कुछ, किसी भी तरह से एटम को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले आइएगा। हम ले आए, लाने का तरीका यही है कि मैंने उसके ऊपर एडिशंस डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल
पोजीशन के ऊपर आने की कोशिश करेगा। वो जैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस एमिट कर देगा। इन एमिटेड रेडिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, इन एमिटेड रेडिएशंस को हम नाम देते हैं, दैट इज़ आवर एमिशन स्पेक्ट्रा। मिल गया एमिशन स्पेक्ट्रा, आप यहाँ इस तरह से मिल जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको कब मिलेगा, आपने क्या किया, आपने लाइट डाल दी उस सब्सटेंस के ऊपर। अब आप ये देख रहे हैं कि आपने डाली थी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5। आउटपुट में आपको मिल रही है लैम्डा 2, लैम्डा 5, यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 3, लैम्डा 4 गायब हैं। जहाँ वो गायब होंगी वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रा के अंदर ब्लैक लाइंस मिलेंगी। तो ब्लैक लाइंस आपको जहाँ मिल रही हैं, इसका मतलब वो मिल रहा है आपको, दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वहाँ पे वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, उनको हज़म कर लिया गया है मटेरियल के थ्रू। आपको आउटपुट में वो जो है ना, नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एमिशन में क्या होगा, एमिशन में वो आपको नज़र आएंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंट, दिस आर द टू टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रास। अब आ जाइए स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर। तो स्पेक्ट्रल लाइंस को अभी यहाँ इन्होंने पहले बता दिया, लेकिन इनको करना ये चाहिए था कि पहले जो है ना बोर स्पेक्ट्रा के बारे में, बोर थ्योरी के बारे में बताना चाहिए था। तो अब जो है मैं आपको पहले बोर के ऊपर ही ले जाती हूँ ताकि आपको आसान रहे। हम पेज तो दोबारा भी फोल्ड कर लेंगे। तो बोर मॉडल जो देखिए है वो क्या कह रहा है यहाँ पे हमें। बोर ने, मैंने पहले ही बात की थी कि बोर ने दिया था हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन से बाहर की बात कर ही नहीं सकता बोर। तो ये ध्यान रखिएगा, बोर की जब भी बात हो रही है तो हम इसका मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ये बात हो रही है। तो क्या आप ऐसा एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, बेशक आप आयनाइज कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हीलियम को ले सकते हैं, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हीलियम पॉजिटिव हो जाएगा। आप लिथियम की भी बात कर सकते हैं, लिथियम में से क्या कीजिएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो लिथियम पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे लिथियम में रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो बोर मॉडल जो है आप उन एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं जो हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन लाइक है। हाइड्रोजन लाइक के ऊपर इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आउटर मोस्ट में होना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है बोर ने देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें की है। नॉर्मली पहले जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हो गई, क्योंकि हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने क्या क्या गलतियाँ की थी। क्योंकि अब तक तो हमने ये नहीं बताया ना कि रदरफोर्ड ने गलतियाँ की क्यों की, क्या की, जिसकी वजह से बोहर को कुछ काम करना पड़ा। रदरफोर्ड ने जो है वो ये तो बता दिया कि इस तरह से आपका न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया अभी रदरफोर्ड ने। लेकिन यहाँ पे हमने ये सोच लिया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब तक ये पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। सोचिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज है। तो चार्ज है और गोल गोल घूमने वाली चीज़ लगातार अपनी वेलोसिटी चेंज करती रहती है। मैग्नीट्यूड बेशक चेंज ना करे, डायरेक्शन तो चेंज कर रही है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। सोच के देखिए, एक चार्ज पार्टिकल, और वो भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसका मतलब एनर्जी मिल रही है। चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, घूमते घूमते एनर्जी निकाल गया। एनर्जी किसके फॉर्म में निकाल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब ये है चार्ज पार्टिकल तो घूमते 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 कहाँ कूद जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गायब हो जाना चाहिए। अगर न्यूक्लियस में गायब हो जाता तो धीरे धीरे तो आपके सारे एटम एक जैसे ही नज़र आने थे। तो ये यहाँ पे रदरफोर्ड की जो है कमी नज़र आ रही है कि ये गिर क्यों नहीं गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ही एटम के अंदर बाहर क्यों कैसे घूम रहा है। ये
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी तो इसको ऐसे घूम घूम के एनर्जी लूज़ कर करके और यहाँ पे आ जाना चाहिए था। और ये एनर्जी कितने की निकलेगी, कितने रेडी एनर्जी कैसे निकलेगी, 1 सेकंड में ये जितने चक्कर मारेगा उतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन निकल जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर ये ऑसिलेट कर रहा होता तो 1 सेकंड में 20 बार ऑसिलेट करता, तो 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन निकल जाते। तो ये आपका जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है उसी पे डिपेंड करेगा कितने एनर्जी के रेडिएशन आपके यहाँ पे निकल रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूटी में स्पेक्ट्रा यहाँ पर रिलीज़ होना चाहिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपकी रिलीज़ होनी चाहिए थी। तो एटम इलेक्ट्रॉन को गायब हो जाना चाहिए था, यानी कि किसी भी एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए था। बोहर ने इसको ओवरकम किया और बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर घूमेंगे। और ध्यान दीजिएगा, फिक्स ऑर्बिट में जब घूमेंगे तो एनर्जी का कोई लेना भी नहीं होगा और एनर्जी का कोई देना भी नहीं होगा। तो ये पहला पोस्टुलेट था बोहर की थ्योरी का, बोहर के मॉडल का। सेकंड मॉडल में उसने ये कहा कि अगर वो फिक्स एनर्जी स्टेट में या फिक्स ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सीधी चलती हुई बॉडी, याद रखिएगा, सीधी चलती बॉडी के लिए तो हमें मोमेंटम की ज़रूरत होती है, जिस उसको हम नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम। और अगर कोई बॉडी घूम रही है तो इसको चलाने के लिए जिस मोमेंटम की ज़रूरत है उस मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। और याद कीजिएगा, इसको आप पी इंटू आर इंटू साइन थीटा से देते हैं। और ये जो थीटा है ये एंगल है किसके बीच का, पी और आर के बीच का। पी कौन है आपका, लीनियर मोमेंटम है, आर कौन है आपका, रेडियल वेक्टर है। अब यहाँ पे जो है उसको कह दिए ये फिक्स है आपका एल। एल कौन है आपका, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब अगर आपने लेवल फिक्स कर दिया, एनर्जी फिक्स कर दी, तो मोशन भी फिक्स कर दी। तो मोशन भी आपने फिक्स कर दी है। तो एल मोशन इज इक्वल टू किसके बराबर कर दिया आपने, एन इंटू में एच अपॉन में 2 पाई। एन कौन है, आप एन इज इक्वल टू 1 में है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आप एन इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 2 में घूम रहा है तो एन की वैल्यू 2 में 2 पुट कर देंगे। तो ये आपके जो है के एल एम एन शेल्स हैं। उसके बाद एच कौन है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल वैल्यू नहीं है। तो 2 पोस्टुलेट हो गए कि पहली में तो कह दिया कि एनर्जी जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो है फिक्स। सेकंड में ये कहते हैं जब पाथ उसका गोल गोल घूमना फिक्स है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है। थर्ड में अब वो क्या कह रहा है, थर्ड में वो ये कह रहा है पोस्टुलेट में कि एनर्जी का लेना देना तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेगा या लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, मान लीजिएगा मैं हाइड्रोजन के एटम की ही बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे तो है एक प्रोटॉन और यहाँ घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। कुछ लेना देना एनर्जी का नहीं होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एंगुलर मोमेंटम कोई मुझसे पूछे तो मैं इसको h/2 पाई बता दूंगी, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे 1 हो चुकी है। अब आपने समहाउ बाय कॉलिजन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टक्कर लगा के या कैसे भी किसी भी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गलती से चला गया n इज इक्वल टू 2 में। रहा तो अब भी ये हाइड्रोजन का एटम ना, लेकिन अब ग्राउंड स्टेट में नहीं रहा, ये एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन का एटम चला गया। अब आप इस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से, या E फाइनल भी कह दीजिए। और ये वाला जो था एनर्जी लेवल इसको हम रिप्रेजेंट करें E1 से, या इसको आप इनिशियल भी कह दीजिए। तो अब इलेक्ट्रॉन E2 से जब E1 में आएगा तो E2 माइनस E1, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होंगे। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकालेंगे आप, एच न्यू इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर गया है। तो ये तो रही बात आपके बोहर के पोस्टुलेट की। 3 पोस्टुलेट अगले ने दे दिए।
उसके बाद अब वो सारी बातें बताएगा, क्योंकि उसको करना है एटम को पूरा का पूरा डिस्कस। तो सारी बातें एटम की क्या क्या हो सकती हैं, आप उसकी रेडियस का पता लगा लीजिए, आप उसकी वेलोसिटी का पता लगा लीजिए, और ये भी बता दीजिए ये एनर्जी कितने की निकलेगी और कब निकलेगी, यानी कि एनर्जी की स्टेट्स का पता लगा लीजिए। तो पहला काम क्या कीजिएगा, फॉर्मूला L इज इक्वल टू पी आर। पी कौन है आपका, लीनियर मोमेंटम। पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो m इंटू वी इंटू में r आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इस एंगुलर मोमेंटम को तो बोर ने कांस्टेंट बता दिया था। तो आप क्या करेंगे, आप इसको हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन मे बी हाइड्रोजन लाइक हो तो इसको n की कुछ ना कुछ नंबर होगा। n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमने वेलोसिटी मान ली nth ऑर्बिट की, और हमने रेडियस भी मान ली nth ऑर्बिट की। भाई जनरलाइज कर लो, फिर बाद में तुम्हें लगे कि मुझे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर देना। एन एच अपॉन 2 पाई ये बोहर ने दे दिया, और ये आपको ऑलरेडी पता था, क्लासिकल मैकेनिक्स से यहाँ पे आपको मिल गया था। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू याद कीजिएगा, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। आर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट एम वी का स्क्वेयर। पिछला रिजल्ट याद कर लो, इससे निकली थी ये, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दी थी ना कूलम फोर्स। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वी की वैल्यू निकाल दी हमने, और ये आ गई हमारी वी की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या कीजिएगा, ये जो एम आर है इसको गायब करना है आपने विद द बहुत से आपने, क्योंकि ये जो निकाला है ये निकाला रदरफोर्ड ने। अब आपने देनी है इसको बोर की रिप्लेसमेंट। तो ये जो एम आर की वैल्यू है ये आप यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से एम आर की वैल्यू निकाल दीजिएगा, या एम वी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ऊपर हमारी वैल्यू आ रही थी इस वैल्यू में हमने इसको रिप्लेस किससे करवा दिया है, हमने इसको रिप्लेस करवा दिया है बोहर से। तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका बोहर की वजह से वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये कह दिया जाता है कि n इज इक्वल टू 2, यानी कि एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बताओ, और हाइड्रोजन है बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू 2 ही तो पुट करना है, बाकी सारी चीज़ें तो पता ही है आपको। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/4 पाई की जगह 9 इंटू 10⁻⁻9 पुट कर देंगे। h की वैल्यू पता ही है, 2 पाई आपको पता ही है, कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कर लेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला निकालेंगे आप किस चीज़ का, वेलोसिटी रेडियस का। तो वेलोसिटी निकल चुकी है, अब हम रेडियस का पता लगा लेंगे। तो रेडियस वाले में ये आपका रेडियस का फॉर्मूला था, इस रेडियस वाले में वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये वी स्क्वेयर आपके पास यहाँ पे है ही, वी निकालिए, वी पता ही है, वी का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आपकी रेडियस का हो जाएगा। तो इतना पुट पट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट अपना फॉर्मूला याद ही कर लो, करना ही पड़ेगा। फॉर्मूले याद करोगे तभी तो न्यूमेरिकल निकलेंगे। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ बनने के चांसेस हैं, एक यहाँ बनने के चांसेस हैं। तो अब आपको वेलोसिटी पता चल चुकी, अब आपको रेडियस पता चल चुकी। लेकिन अब आप ये कह देना जी हमें तो हाइड्रोजन का ही बता दो सब कुछ। तो अगर आपको हाइड्रोजन का ही सब कुछ चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, n की जगह 1 पुट कर दीजिएगा, m की जगह क्या पुट करेंगे, एक प्रोटॉन ही तो है बेचारे हाइड्रोजन के पास, तो प्रोटॉन का मास पुट कर दीजिएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻28 kg। h की वैल्यू पता ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है, e की वैल्यू पता ही है। सारी वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगी एक कांस्टेंट वैल्यू, और ये है आपके हाइड्रोजन के एटम की रेडियस 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको रट लीजिए, ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। 5.29 इंटू 10⁻⁻11, ये 11 आ रहा है, 2 और 9 2 11 ही होता है आपका। तो ये 9 2 आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। पिछले पेज पे हमने रदरफोर्ड वाली एनर्जी निकाली थी, उस रदरफोर्ड वाली एनर्जी को वी को रिप्लेस करवा दीजिए या फिर आर को रिप्लेस करवा दीजिए। तो यहाँ पे जो है वी और आर दोनों को ही रिप्लेस करवा दिया है। वी और आर की जगह पुट क्या करेंगे, NH/2 पाई, और इस m को इधर उठा लाएंगे, यहाँ हम आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई एनर्जी। तो एनर्जी ये आ गई, ये जनरलाइज फॉर्मूला आपको याद रखना है।
ठीक है। अब फिर वही इशू आ जाएगा कि ना जी इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का बताओ। हाइड्रोजन का पता करोगे तो n इज इक्वल टू वन ही तो पुट करना आपने। जैसे n इज इक्वल टू वन पुट करोगे, ये आ गया आपका n इज इक्वल टू वन पुट किया, वन पुट करते ही आपके पास आ गई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की k इज इक्वल टू वन में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी एनर्जी आ गई -13.6। माइनस का इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्टेट में है, और ये वैल्यू हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये देख रहे हैं एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके ऑर्बिट के नंबर के, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि n इज इक्वल टू थ्री के लिए पता करो, अगर हाइड्रोजन के अंदर n इज इक्वल टू थ्री में चला जाए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू थ्री रखोगे तो ये 9 हो जाएगी, तो 13.6 को 9 से डिवाइड कर देना। 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 13.6 को 4 से डिवाइड कर देना। तो आप E1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, E2 की भी निकाल सकते हैं, और E3 की भी निकाल सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपका यहाँ पे आ जाए। अब ये देखें एनर्जी लेवल की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ है -13.6, n इज इक्वल टू वन। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पे n इज इक्वल टू टू पे, और ये वैल्यू कहाँ से आई आपकी, ये जो आपका -13.6 था उसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया। फिर आपने n इज इक्वल टू थ्री पे, ये वैल्यू आपकी कहाँ से आ गई, -13.6 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 4 के लिए ये वैल्यू कैसे आ गई, -13.6 को आपने 16 से डिवाइड कर दिया। आप ये देख रहे हैं इन दोनों के बीच का गैप, यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है इनके बीच का गैप सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप मारेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन निकाल देगा। अब आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों का गैप थोड़ा सा कम है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप मारेगा तो थोड़े कम एनर्जी की रेडिएशन निकालेगा। नेक्स्ट में तो गैप थोड़ा और कम हो गया तो एनर्जी की रेडिएशन कम होते चले जाएंगे, या फिर ये कहिए गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स आपका कम होता चला जाता है जैसे जैसे जो है एनर्जी का लेवल्स एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो तीन वैल्यूज़ जो है ना वो याद रख लीजिएगा। तो ये आपकी n इज इक्वल टू वन ग्राउंड स्टेट है, और बाकी सारी सारी कौन सी स्टेट कहलाती हैं आपकी एक्साइटेड स्टेट जो हैं वो कहलाती हैं। तो एनर्जी डायग्राम ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और वो भी लाइन स्पेक्ट्रा। तो अब ध्यान में ये रखिएगा कि हमने जो है वो पढ़ने यहाँ पे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक बार तो करें n इज इक्वल टू वन में जंप। अब वन में जंप ये वो करेंगे ना जो ऊपर वाले होंगे, तो या तो 2 जंप करेगा, 3 जंप करेगा वन में, 4 जंप करेगा वन में, 5 जंप करेगा वन में। तो अगर ग्राउंड स्टेट है आपकी 1, एक्साइटेड स्टेट आपकी 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पे जितनी भी रेडिएशंस आपको मिलने वाली हैं उन रेडिएशंस के बंडल को, उन रेडिएशंस के ग्रुप को नाम दिया जाता है लाइमन सीरीज, ठीक है। 2 से 1 में जंप कर गए, एक लाइन मिल गई, यानी कि ये दिखाई दे रही है अब आपको, एमिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लाइट दिखाई दे गई आपको। ये जो लाइन आपको नज़र आएगी ये कब आ रही है, जब 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यानी कि एमिट हो रहा है, एनर्जी एमिट हो रही है। इस लाइन को मैं कहूँगी अल्फ़ा। कौन सी अल्फ़ा, लाइमन सीरीज़ की अल्फ़ा लाइन। अगर आपकी 3 से 1 में जंप कर गया तो फिर एनर्जी निकलेगी, वो जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को मैं नाम दूंगी, उस लाइन को मैं नाम दूंगी बीटा। बीटा किसका, लाइमन का बीटा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सारे के सारे n इज इक्वल टू वन में जंप कर रहे थे। अब n इज इक्वल टू टू में जंप करवाना आपने। n इज इक्वल टू टू में तो जब जंप करवाएंगे ना जब इलेक्ट्रॉन 3 में होगा, 4 में होगा, या फिर किस में होगा, 5 में होगा। इस से जो आपको 3 से 2 में जंप करवाएंगे तो एक लाइन दिखाई दे जाएगी, 4 से 2 में जंप करवाएंगे फिर एक और दिखाई देगी, तो आपको एक बंडल ऑफ लाइंस मिलने वाली है। इस बंडल ऑफ लाइन को नाम दिया जाता है बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़ में जब 3 से 2 में जंप करवा रहे हैं तो पहली लाइन मिल गई आपको एच अल्फ़ा, यह एच अल्फ़ा बाल्मर की अल्फ़ा है। तो लाइमन की अल्फ़ा बाल्मर की अल्फ़ा अलग अलग है। फिर 4 से 2 में जंप कर गए, एक लाइन और मिल गई स्पेक्ट्रा के अंदर, चमक दिखाई दे रही है आपको, तो वो आपकी बीटा है। तो बाल्मर की बीटा कौन सी है, जो 4 की 2 है। तो बाल्मर की बीटा और लाइमन की बीटा अलग अलग हैं। तो उसके बाद
थर्ड सीरीज़ कौन सी मिलेगी आपको, n=3 में जंप करवाना है। जब करवाएंगे ना, जो ऊपर वाले में होगा, तो 4 से 3 में जंप कीजिए या फिर 5 से 3 में जंप कीजिए। 4 से 3 में जंप करेंगे तो स्पेक्ट्रम में एक लाइन दिखाई दे जाएगी। 5 से 3 में जंप करेंगे फिर एक लाइन और दिखाई जाएगी। वो ग्रुप ऑफ लाइंस जो है उसको जो है यहाँ पे आपके पास होगी लाइमन, बाल्मर, और ये हो गई आपकी पाश्चन। तो पाश्चन सीरीज मिल जाएगी। 4 से 3 में जंप कर रहे हैं तो एक लाइन दिखाई दे रही है आपको स्पेक्ट्रा में, तो ये हो गई आपकी अल्फ़ा। अल्फ़ा किस चीज़ की, पाश्चन की अल्फ़ा। तो इसी तरह से n=4 में जंप करवा रहे हैं तो आपको मिल जाएगी ब्रैकेट, और n=5 में सारे के सारे आ रहे हैं तो इसको कहा जाता है फंड सीरीज, जबकि नाम इसका पी से स्टार्ट है। तो पी फंड कहिए या फंड सीरीज़ कहिए, तो इस तरह से आपको एनर्जी लेवल्स मिलने वाले हैं। इन एनर्जी लेवल्स को देखिए कुछ इस तरह से आपकी बुक में शो भी कर रखा है। बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे। सारे की सारी 1 में आ रही हैं तो लाइमन सीरीज़, सारी की सारी 2 में आ रही हैं तो बाल्मर सीरीज़, सारी की सारी 3 में आ गई पाश्चन, 4 में आ गई ब्रैकेट, और फिर आपकी फंड सीरीज़ आ जाएगी। और ये जो पहली लाइन है तो ये होगी अल्फ़ा। ये जो सेकंड लाइन है ये बीटा हो गई, गामा हो गई, डेल्टा हो गई। इस तरह से आपकी अलग अलग लाइन यहाँ पर मेंशन है। अब इनकी निकालनी हमने एनर्जी, तो एनर्जी, और एनर्जी भी नहीं कहिए, वेवलेंथ। तो पहले एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी को बराबर रख देंगे एच न्यू के, न्यू को रख देंगे सी अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ पर यही कहा किया गया है। तो ये रही हमारी फाइनल की एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, पीछे निकल चुका है। तो हमने ई एन की जगह ये वैल्यू रख दी, और ये है आपकी इनिशियल की, तो ये आपकी इनिशियल की वैल्यू आ गई है। तो इन दोनों को माइनस कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे जो आपका शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है, वही बचता है, बाकी तो सारा कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो है इस एच को भी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो हमें वेवलेंथ पता चली जाती है, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं, ν=c/λ। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो आपकी वेलोसिटी है, अगर आप एयर में हैं, वैक्यूम में हैं, तो c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है। ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने नाम दे दिया है रेडबर्ग कांस्टेंट। ये आपकी रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया है। तो इसमें एक काम और भी कीजिएगा, यहाँ पे ν=c/λ भी पुट कर दीजिएगा, और सी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सी भी मेंशन है। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं, तो वेवलेंथ का की जगह यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू है आपकी 5.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एमिशन हो रहा है, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर पे आ रहे हैं तो एनर्जी गायब तो हो नहीं सकती, किसी न किसी फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। तो ट्रांसफ़र किसकी फॉर्म में हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। अब जो है बीच में हमारी बात हुई थी कि ये बताया गया था कि L=NH/2π है। ये एक पोस्टुलेट था बोर का। तो ये पोस्टुलेट कहाँ से आ गया, ये पोस्टुलेट जो है इसको एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने। लॉस डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम है, उसने किया। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, बिल्कुल सही है, ये बात तो बोर ने ही कह दी थी। तो इलेक्ट्रॉन को घुमा दीजिए, कुछ गलत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, और जब ये वेव की तरह बिहेव करेगा तो पार्टिकल नहीं होगा, और जब और जब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो ये वेव नहीं होगा। तो ये वेव की तरह है। अब वेव का बनता है क्रस्ट और ट्रफ। तो ये उसी ऑर्बिट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन जिसमें ये जो वेव निकल रही है, इस वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ भी तो होगी ना। तो ये जो वेवलेंथ है ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वेव या तो 1 बने, या 2 बने, या 3 बने, या 4 बने, या 5 बने। उसी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप ये कह दें ना जी यहाँ तो
3.5 वेव बन रही हैं। अगर 3.5 वेव बन रही हैं तो ये वो रास्ता नहीं है जो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन वही रास्ता लेगा, इलेक्ट्रॉन वही गोले में घूमेगा जिसमें या तो पूरी 2 वेव बन रही हों या 3 वेव बन रही हों, 4 वन वेव बन रही हों। तो इस तरह से आपकी पूरी वेव होनी चाहिए। तो पूरी वेव होनी चाहिए तो ये रही सरकमफ्रेंस आपकी 2πr, और 2πr किसके बराबर होनी चाहिए, n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। इतनी वेव इसके अंदर बननी चाहिए। तो ये रहा आपका 2πr, और यहाँ से हमने इसको किसके बराबर कर दिया है, NH अपॉन में mv के बराबर कर दिया। अब ये चीज़ नई कहाँ से आ गई, ये चीज़ नई नहीं है, ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। डी ब्रोगली का ड्यूल नेचर हमें यही कहता है कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो एक वेवलेंथ निकालता है या वो एक वेव के इक्वल होता है, और ये वेव जो है आपकी इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसको डी ब्रोगली वेव इक्वेशन भी कहा जाता है। तो एक पार्टिकल नहीं होता, वो वेवलेंथ बन जाता है, वेव बन जाता है। बहुत छोटा पार्टिकल और बहुत तेज़ चल रहा हो तो वी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एम की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये रहा लैम्डा, इस लैम्डा की जगह क्या पुट कर दिया, h अपॉन में एम वी पुट कर दिया। तो ये हमने h अपॉन में एम वी पुट कर दिया, जो जनरलाइज करने के लिए कि हम n इक्वल टू 1 की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमने nth रेडियस ले लिया है, और nth रेडियस के अंदर ही, ऑर्बिट के अंदर ही क्या कर दी हमने, वेलोसिटी ले ली है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। तो ये n टाइम्स आ गया है, vn आ गया है, rn आ गया है, और ये vn नहीं है, ये आपका m है। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम इंटू में रेडियल वेक्टर, तो ये तो एल हो गया आपका। तो एल किसके बराबर आ गया, एन एच अपॉन में 2π के। तो यहाँ से अपना एम वी इधर ले आइएगा और 2π को इधर ले जाइएगा। तो डी ब्रोगली ने इसको भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो 3 नंबर में ये बात पूछी जा सकती है कि ये डेमोस्ट्रेट कीजिए कि ये बोहर ने ये जो दूसरा कंसेप्ट है, इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π जो है वो कहाँ से दे दिया है। अब बोहर की भी लिमिटेशंस हैं। बोहर की लिमिटेशंस ये हैं कि बोहर जो है, बोहर की मॉडल सिर्फ इन पे लगेगा, हाइड्रोजेनिक एटम्स के ऊपर। हाइड्रोजेनिक एटम्स को हम क्यों क्या कहेंगे, हाइड्रोजन लाइक। और इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या तो हाइड्रोजन की बात कीजिए, या हीलियम पॉजिटिव की बात कीजिए, या लिथियम +2 की बात कीजिए, क्योंकि इनके अंदर सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपके हाइड्रोजन लाइक है, इनको हाइड्रोजेनिक एटम्स भी कहा जाता है। तो ये टर्म भी ना 2 या 3 बार यूज़ की गई है। तो इस टर्म को भी बार बार क्या कीजिएगा, बार बार पढ़ने के बजाय एक बार याद ही कर लीजिए, क्योंकि बार बार फिर आप पेज पलट के देखेंगे कि हाइड्रोजेनिक क्या है। तो हाइड्रोजेनिक की ध्यान रखिएगा। तो बोहर की लिमिटेशन क्या है, बोहर की लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन लाइक वालों को ही के साथ ये बात करता है, यानी कि एक ऐसा एटम हो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसका तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझा रहा है। लेकिन एक ऐसा एटम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो उन स्ट्रक्चर्स को ये नहीं समझा पाता। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द बोहर थ्योरी और बोहर मॉडल। तो ये यहाँ पे है। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ये तो बता दिया कि कितनी एनर्जी के रेडिएशन निकलेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि अल्फ़ा वाला रेडिएशन बीटा के कंपैरिजन में ज़्यादा चमकदार या इंटेंसिटी ज़्यादा कैसे है। तो जो लाइनें हमें मिल रही हैं, जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है हाइड्रोजन का, उसकी इंटेंसिटी यानी कि जो अलग अलग लाइनें हैं, लाइमन बार्मर पास्चन की जो अलग सीरीज़ मिल रही हैं, उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो देर आर 2 लिमिटेशंस और बोहर मॉडल। वन इज़ द हाइड्रोजेनिक एटम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और दूसरा इंटेंसिटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटम्स। और नेक्स्ट जो है, हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी की वीडियो डाल दें।